हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस जैसा आप सभी लोग जानते हैं, अपना जो देखिए ये दूसरा वीडियो है किसके लिए भैया, यूपी ट्रिपल सी एनएम आरआरबी फील्ड वर्कर को लेकर। ठीक है, क्लास चल रहा है। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ये दूसरा वीडियो है। और देखिए हमने आपको जो टॉपिक स्टार्ट करवाया है, जैसा सभी को पता है, यूपी ट्रिपल सी एनएम और आरआरबी फील्ड वर्कर का जो सिलेबस है एकदम सेम टू सेम मिलता जुलता हुआ है। यूपी के प्लस सी वाली जो बहन है मिडवाइफरी, ठीक है, मिडवाइफरी आपके जो मिडवाइफरी की बुक थी, तो उसमें ये सारे टॉपिक दिए हैं जो अभी लगा हुआ है आरआरबी फील्ड वर्कर का सिलेबस। ठीक है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं सभी आरआरबी फील्ड वर्कर के पूरे सिलेबस को बढ़िया तरीके से, ढंग तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। उनमें से हमने क्या किया है भैया, गर्भधारण की प्रक्रिया स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? गर्भधारण की प्रक्रिया। गर्भधारण की प्रक्रिया स्टार्ट किया है। गर्भधारण की प्रक्रिया गर्भधारण की प्रक्रिया स्टार्ट किया है। गर्भधारण की प्रक्रिया। और इसमें हमने आपको बताया था कि 3 चीजों को पढ़ना है। पहला क्या भैया? पहला पढ़ना है मानव प्रजनन अंग, ठीक है। दूसरा पढ़ना है, पहला मानव प्रजनन अंग। दूसरा पढ़ना है फीटस एंड प्लेसेंटा, ठीक है, फीटस एंड प्लेसेंटा। और तीसरा हमको क्या पढ़ना है? दूसरा फीटस एंड प्लेसेंटा। तीसरा हमको पढ़ना है नॉर्मल प्रेगनेंसी, ठीक है, समान प्रसव। ठीक है, समान प्रसव प्रसव के बारे में जो चीजें होता है, ये 3 चीज हम पढ़ लेंगे। फीटस एंड प्लेसेंटा के बारे में देख लेंगे। फीटस एंड प्लेसेंटा के बारे में देख लेंगे। ठीक है, मानव प्रजनन अंग है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ये। और ये आपका क्या हो गया? नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी, ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे तब जाके ये आपकी गर्भधारण की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। और इसका हम थियरी और एमसीक्यू डिटेल में करवा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आने वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे, चाहे एग्जाम में, चाहे प्रैक्टिस के टाइम, चाहे टेस्ट के टाइम, आप जब भी करेंगे थियरी कंप्लीट रहेगी तो आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, और हमेशा के लिए याद हो जाएगा चीजें। ठीक है, तो चलिए अभी आपको आपके सामने लगा दिया जा रहा है जो टॉपिक है आज का, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देख लीजिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल को 2 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। कितने चरणों में विभाजित किया गया है? 2 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है भैया? कौन कौन सा है? पहला अंडाशय चक्र हो गया, जिसको ओवेरियन साइकिल बोलते हैं। दूसरा गर्भाशय चक्र, ठीक है। अब देखिए पहले हम देख लेते हैं मासिक धर्म के समान परिचय। मासिक धर्म के समान परिचय। मासिक धर्म के समान परिचय क्या होता है? मासिक धर्म प्रत्येक महिला मान और आवश्यक हिस्सा है। यह आमतौर पर 26 से 28 दिनों के चक्र में होता है। यह आमतौर पर 26 से 28 दिनों के चक्र में होता है। और यौवन के समय शुरू होकर मेनोपॉज, मेनोपॉज एक वर्ड आया है, ठीक है। मेनोपॉज क्या होता है इसको आपको जानना जरूरी है। देखिए पहले मासिक धर्म कब से स्टार्ट होता है? कभी कोई पूछ देता है फीमेल में मासिक धर्म किस वर्ग से स्टार्ट हो जाता है, किस वर्ग से देखने को मिल जाता है? तो भैया 12 से लेकर 16 वर्ष की उम्र में ये मासिक धर्म की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और इंडिक समाप्ति कब होती है? 45 से लेकर 50, 45 से लेकर 50 साल के 50 वर्ष में ये समाप्त होती है। अब ये जो 12 से 16 के वर्ष में स्टार्ट हो रहा है ये मासिक धर्म, इसको क्या बोलते हैं? इसको आप क्या नाम देंगे? इसको आप देंगे मेनार्की, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? मेनार्की, ठीक है, मेनार्की बोलते हैं इसको, ठीक है। कुछ मात्रा पाई गलत होगा तो कोई घबराने की बात नहीं, सुधार सकते हैं आप, ठीक है। मेनार्की बोलते हैं। और इसको जो एंडिंग हो रहा है 45 से 50, और 45 से 50 वर्ष की उम्र में ये समाप्त हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? मेनोपॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभी जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मेनोपॉज, ठीक है। क्या बोलेंगे? मेनोपॉज बोलेंगे, ठीक है, मेनोपॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेनोपॉज बोलेंगे, मेनोपॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है, मेनोपॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेनोपॉज बोलेंगे, मेनोपॉज बोलेंगे, ठीक है। क्लियर? ये चीज कभी कोई पूछता है, एग्जाम में बन जाता है। तो आगे देखिए शुरू होकर मेनोपॉज तक जारी रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य महिला शरीर के गर्भधारण के लिए तैयार करना। क्लियर? थियरी ये वाली क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, अब आगे हम देखते हैं।
एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा फोटो थियरी का, ठीक है, ओवरियन साइकिल का, ठीक है, अंडाशय चक्र का। अब ये देखिए अंडाशय चक्र के बारे में हम जानते हैं, जो पटाखन ने आपको बताया, ठीक है। इनमें से पहला अंडाशय चक्र है, उसके बाद आपका गर्भाशय चक्र आएगा। मासिक धर्म हमने बताया जो मासिक साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। दो दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक आपका ओरिजिनल साइकिल अंडाशय चक्र, दूसरा आपका गर्भाशय चक्र। तो पहला आपका यही है, अंडाशय चक्र के बारे में जान लीजिए। अब ये अंडाशय चक्र को भी दो कैटेगरी में बांट देते हैं। पहला क्या, फॉलिकुलर फेज, जिसको आप प्री ओव्यूलेटरी साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोलते हैं। अब इस चक्र में अंडा विकसित होता है प्रारंभिक चरण से, ठीक है, प्रारंभिक चरण से प्रीमोर्डियल फॉलिकल से, फिर प्राइमरी फॉलिकल और फिर उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल में परिवर्तित होता है, ठीक है। अब देखिए एफ एस एच जो दिखाई दे रहा है आपको, एफ एस एच, इसका पहले फुल फॉर्म जान लीजिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है एफ एस एच का फुल फॉर्म? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह अंडाशय को उत्तेजित करता है ताकि एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव हो सके, ठीक है, क्लियर। देखिए इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जो आपका जो है फॉलिकल फेज क्या है भैया, इसमें क्या होता है, ये पहले किसमें कन्वर्ट होता है, पहले प्रीमोर्डियल में, ठीक है, प्रीमोर्डियल में जाता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल में जाता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल में जाने के बाद, प्रीमोर्डियल फॉलिकल में जाने के बाद ये कन्वर्ट किसमें होगा भैया, प्राइमरी में होगा। इसके बाद प्राइमरी में होगा, ठीक है, इसके बाद प्राइमरी में होगा, प्राइमरी फॉलिकल में होगा। प्राइमरी फॉलिकल के बाद फिर सेकेंडरी में जाएगा, ये किसमें जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा, फिर सेकेंडरी में जाएगा, उसके बाद होगा नहीं होगा, ठीक है। और फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल, जिसके बाद एफएसएफ अंडाशय, आप जानते ही हैं एफएसएफ अंडाशय का यहाँ पे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, उसका सिक्रेशन होता है जो अंडाशय को उत्तेजित करता है, ठीक है। इसी फेज में होता है आपका, फॉलिकल फेज में ही ये चीज होता है, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन किस फेज में होता है, तो आपको बताना है फॉलिकल फेज में, ठीक है, क्लियर। तो देखिए गाइस नेक्स्ट हम जो देखने वाला है आपका दूसरा, ठीक है, अंडाशय चक्र में दूसरा क्या है आपका, ल्यूटियल फेज, ठीक है। क्या है, ल्यूटियल फेज, ठीक है। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, इस चरण में अंडाणु रिलीज होता है, अंडाणु रिलीज होता है, देखिए स्टार्ट तो हो जाता है, ओव्यूलेशन स्टार्ट तो हो जाता है फॉलिकल फेज से, ठीक है, लेकिन इसमें पूरी तरह से रिलीज हो जाता है। अगर पूछ लेगा स्टार्टिंग किस फेज से होती है, तो फॉलिकल फेज से स्टार्टिंग हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से रिलीज हो जाता है इस चरण में, ठीक है, लुटियल फेज में। अब रिलीज के बाद अंडाशय में कॉर्पस लुटियम नामक संरचना बनती है, क्या बनती है, कॉर्पस लुटियम नामक संरचना बनती है, जो इसकी सहायता से इसकी सहायता से क्या, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन होता है। किस हार्मोन का उत्पादन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन होता है। अगर गर्भधारण नहीं होता है तो, ठीक है, कॉर्पस अगर गर्भधारण नहीं होता है तो होता है तो क्या होता है भैया, अगर गर्भधारण नहीं हुआ तो क्या लीकेज होता है, और यह मासिक धर्म प्रारंभ, वहां से मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। लीकेज अगर गर्भधारण नहीं रहा तो कॉर्पस रिलीज बनता है, और उसके बाद मासिक धर्म वगैरह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लुटियल फेज के बारे में देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट अब हम जो देखने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट और एक, अब आप देखिए आपका नेक्स्ट जो चीज है गर्भाशय चक्र के बारे में देख लीजिए। गर्भाशय चक्र के बारे में डीपली में जाना नहीं है, बस ऊपर ऊपर आप सभी को देख लेना है। क्या क्या गर्भाशय चक्र में ऊपर ऊपर देख लेना है, जैसे मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होता है भैया, मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होता है, तो ऊपर ऊपर से ये चीज देख लेना है, ये 1 से 5 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिन का होता है। मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होता है, 1 से 5 दिन का होता है, और इसमें रक्त का स्राव होता है, ठीक है। अगर एक जो ओवरी से खून निकलता है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, तो वो बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर निकलता है, तो वही चीजें मेंस्ट्रुअल फेज जो होता है,
के दौरान उससे पानी का रखते हैं, उसके दौरान वो बाहर निकल जाता है। क्लियर। दूसरा आपको जानना है कि उसके बाद क्या है। उसके बाद प्रोपेगेटरी फेज होता है जो 6 से 14 दिन का होता है। इसी 6 से 14 दिन में, ये 6 से 14 दिन जो प्रोपेगेटरी फेज है, 6 से 14 दिन में, इसी में जो गर्भाशय की परत है, जो एंडोमेट्रियम परत होती है, ये अगेन जो है इसकी इसकी मोटाई बढ़ने लगती है 6 से 14 दिन के बीच में। ये इसकी गर्भाशय की परत की मोटाई बढ़ने बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि भैया उसको दोबारा जो ओवम आ रहा है, निषेचित फर्टिलाइज ओवम जो आ रहा है, ठीक है, तो ब्रूड आ रहा है, ठीक है, जो एम्ब्रियो आ रहा है, उसके पोषण प्रदान करने के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस फेज में। तीसरा आपको यह ध्यान में देना है सेकेंडरी फेज। ठीक है, सेकेंडरी फेज कितने दिन का होता है भैया? सेकेंडरी फेज कितने दिन का होता है? सेकेंडरी फेज बताना है 15 से 26 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? सेकेंडरी फेज बताना है। सेकेंडरी फेज जो होता है, सेकेंडरी फेज होता है, ये 15 से 26 दिन का होता है। क्लियर। सेकेंडरी फेज 15 से 26 दिन का होता है। सेकेंडरी फेज 15 से 26 दिन का होता है। इसके बाद आपको बताना है क्या? इसके बाद देखिए, ये चार गर्भाशय चक्र चार चार ठीक है, चार कैटेगरी में विभाजित हो गया है, जो मैंने बता दिया मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, चार कैटेगरी में विभाजित हुआ मेंस्ट्रुअल फेज। फिर उसके बाद आपका ये मैंने बताया प्रोपेरेटिव फेज 6 से 14 दिन का जो होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी फेज। ठीक है, उसके बाद फिर प्री मेंस्ट्रुअल फेज होता है। फिर उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? प्री मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। प्री मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। और ये कितने दिन का होता है भैया? ये 27 से 28 दिन का। ठीक है, 27 से 28 दिन का। 27 से 28 दिन में प्री मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? अगर गर्भ धारण नहीं होता है तो गर्भाशय की परत टूटने लगती है। प्री मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है? जिसमें अगर गर्भ धारण नहीं होता है तो ये गर्भ धारण नहीं होती तो गर्भाशय की परत टूटने लगती है। इसलिए गर्भाशय की परत टूटने लगती है और मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है, मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो गर्भाशय चक्र आपने समझ लिया। ठीक है, अब हम देखिए एमसीक्यू करने वाले हैं। हमने टाइम भी लगा दिया आपको थ्योरी, आपको दिखा होगा। ठीक है, थ्योरी आप नोट कर लीजिए। अब हम स्टार्ट क्या करते हैं भैया? अब हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। तो देखिए एमसीक्यू स्टार्ट करिए। पहला एमसीक्यू आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। पहला एमसीक्यू आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पहला एमसीक्यू आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो बार इरेज कर लेते हैं। तो देखिए, पहला एमसीक्यू क्या है भैया? पहला एमसीक्यू है फॉलिकल फेज में एफएसएच का कार्य क्या होता है? बताइए, एफएसएच का कार्य क्या होता है फॉलिकल फेज में? तो इसमें क्या होता है? ऑप्शन आपके पास है एलएच के स्राव को बढ़ाना, या फिर एस्ट्रोजन का उत्पादन करना, या फिर प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करना, या फिर ओव्यूलेशन को बढ़ाना। तो बताइए इसका राइट आंसर पहले का क्या हो जाएगा? फॉलिकल फेज में एफएसएच का कार्य क्या होता है? चार ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एस्ट्रोजन का उत्पादन करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एस्ट्रोजन का उत्पादन करना। ठीक है, एस्ट्रोजन का उत्पादन करना। एस्ट्रोजन का उत्पादन करना, एस्ट्रोजन का उत्पादन करना मतलब भैया जो एफएसएच हार्मोन है, ये अंडाशय में फॉलिकल को उत्तेजित करता है, जिससे एस्ट्रोजन का स्राव होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन देखना है। सेकंड क्वेश्चन है ओव्यूलेशन किस चरण में होता है? ओव्यूलेशन किस चरण में होता है? ऑप्शन नंबर ए फॉलिकल फेज, बी लुटियल फेज, सी मेंस्ट्रुअल फेज, और डी प्रोपेलेटिव फेज। बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। फॉलिकल फेज मैंने आपको बताया था, फॉलिकल फेज में ओव्यूलेशन किस चरण में होता है? तो फॉलिकल फेज में होता है। ठीक है, ल्यूटियल फेज वहां पे आपने देखा, वहां पे रिलीज पूरी तरीके से हो जाता है। ठीक है, ओव्यूलेशन में एक पूरी तरह से रिलीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट होने की बात है तो भैया ये फॉलिकल फेज में स्टार्ट शुरू हो जाता है। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया इसमें स्टार्ट हो जब टेरिटरी फॉलिकल अंडार को रिलीज करता है। अगला क्वेश्चन आपको देखना है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है।
अगले क्वेश्चन का आंसर बताना है। कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य क्या होता है, बताइए फटाफट। कॉर्पस ल्यूटियम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता है। क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता है ताकि गर्भधारण गर्भाशय के लिए तैयार हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, यूट्राइन साइकिल के सेक्रेटरी फेज में किस हार्मोन का प्रभाव मुख्य रूप से होता है? ऑप्शन आपके हैं एस्ट्रोजन, एफएसएच, प्रोजेस्टेरॉन या एलएच। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, फोर्थ का करेक्ट आंसर सी, प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। सेक्रेटरी फेज में प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय की परत को मोटी और रक्त संचार युक्त बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, यदि कॉर्पस एल्बिकेंस का निर्माण हो रहा है तो इसका तात्पर्य यह हुआ है, इसका तात्पर्य क्या होगा? ओव्यूलेशन प्रारंभ हो रहा है, नहीं ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है भैया। गर्भधारण हो रहा है, गर्भधारण हो रहा है, नहीं गर्भधारण नहीं हुआ। बिल्कुल सी करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, गर्भधारण नहीं हुआ, गर्भधारण नहीं हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, फॉलिकल फेज में फॉलिकुलर फेज में कौन सा हार्मोन फॉलिकल का विकास करता है? ऑप्शन इसका करेक्ट क्या हो जाएगा भैया? सी वाला राइट हो जाएगा, FSH। ठीक है, FSH। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान कौन से हार्मोन का स्तर सबसे सबसे अधिक कम होता है? सबसे अधिक कम होता है मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान, मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान, बताइए। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। 7 का 6 हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ओव्यूलेशन के बाद कौन सी संरचना प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करती है, बताइए। तो कार्पस ल्यूटियम, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता है। ओव्यूलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, सेक्रेटरी फेज में कौन सा हार्मोन गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए तैयार करता है? सेक्रेटरी फेज में कौन सा हार्मोन, सेक्रेटरी फेज में, सेक्रेटरी फेज में, अभी सेक्रेटरी मतलब सेक्रेटरी सर्जरी करने वाला, वो वीडियो वाला सेक्रेटरी नहीं बोलते ना, अभी अभी गाँव में बोलते हैं सेक्रेटरी से मिल के आ रहे हैं, सेक्रेटरी वाला का है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 9th का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखना है, ओव्यूलेशन से पहले कौन सा चरण होता है? ओव्यूलेशन से पहले कौन सा चरण होता है? तो फॉलिकुलर फेज होता है, फॉलिकुलर फेज होता है। ठीक है, फॉलिकुलर फेज होता है। ओव्यूलेशन से पहले फॉलिकुलर फेज होता है जिसमें अंडाणु का विकास होता है। ठीक है, जिसमें अंडाणु का विकास होता है। तो 10th एमसीक्यू जो थियरी अभी आपको बताया गया था, उनमें से 10th एमसीक्यू करवा दिया गया है। नेक्स्ट हम फिर से थियरी देखने वाले हैं, उसके बाद फिर एमसीक्यू देखने वाले हैं। अंडाशय चक्र हम लोगों ने देख लिया, गर्भाशय चक्र को डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। आप समझना चाहते हो समझ लीजिए, एक बार लगा दे रहे हैं। आप नोट बनाना चाहते हैं तो नोट बना सकते हैं। ठीक है, वैसे हमने आपको गर्भाशय चक्र में शॉर्टकट तरीके से बता दिया है। ठीक है, फिर भी आपको समझना हो है तो समझ लीजिए। गर्भाशय चक्र 4 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में? गर्भाशय चक्र 4 चरणों में बांटा गया है भैया। गर्भाशय चक्र 4 चरणों में बांटा गया है, डिटेल में लगा दिया गया है। सभी चरण का देखिए। चरण नंबर 1 ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चरण। चरण नंबर 6 वृद्धिकरणीय चरण। ठीक है, क्या है? बताइए पहले वाले में, बताइए। देखिए, इसमें पहले वाले का करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ओव्यूलेशन किस चरण में होता है? ठीक है, क्वेश्चन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए समस्याएं होती है, आपको दिखाई दे रहा होगा लेकिन हम प्रश्न नहीं देख पा रहे हैं। हमें जो याद है वही चीजें हम बता रहे हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन किस चरण में होता है? तो बताइए, ओव्यूलेशन किस चरण में होता है? ओव्यूलेशन किस चरण में होता है? आपको दिखाई दे रहा होगा, ओव्यूलेशन किस चरण में होता है। इसके ऑप्शंस हैं क्या? इसके ऑप्शंस हैं भैया, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, सेक्रेटरी फेज, या फिर प्री मेंस्ट्रुअल फेज। कौन से
चरण में ओव्यूलेशन होता है। देखिए इसमें ओव्यूलेशन आपको हर एक चीज में अलग अलग दिखाई दे रहा है। उसमें उसमें फॉलिकल फेज दिखाई दे रहा था, अब इसमें क्या आपको, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको चलना है, ठीक है। फॉलिकल फेज तो होता तो हम बता देते, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, मेंस्ट्रुअल फेज दे रखा है, ठीक है, सेक्रेटरी फेज दे रखा है, प्री मेंस्ट्रुअल फेज दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ओव्यूलेशन आपका प्रोपेगेटिव फेज में होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला यहाँ पे, ठीक है, बी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओव्यूलेशन किस चरण में होता है, तो प्रोलिफरेटिव फेज में होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि प्रोजेस्टेरॉन का स्राव नहीं हो रहा है तो इसका क्या अर्थ है, ठीक है। यदि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव नहीं हो रहा है तो इसका क्या अर्थ है। यदि प्रोजेस्टेरॉन का स्राव नहीं हो रहा है तो इसका क्या अर्थ है भैया, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम सक्रिय नहीं है, ठीक है। यदि प्रोजेस्टेरॉन का स्राव नहीं हो रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम, देखिए इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। अगर इसका स्राव नहीं हो रहा है तो मतलब कॉर्पस ल्यूटियम निष्क्रिय है, एक्टिव नहीं है, ठीक है, इनएक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेक्रेटरी फेज में के दौरान किस हार्मोन का मुख्य रूप से स्राव होता है, बताइए। सेक्रेटरी फेज के दौरान किस हार्मोन का मुख्य रूप से स्राव होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेटरी फेज के दौरान प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है जो गर्भाशय परत को मोटा करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि प्री मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान किस हार्मोन का स्तर घटता है, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। प्री मेंस्ट्रुअल फेज में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों के स्तर में गिरावट आती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ओव्यूलेशन के तुरंत बाद कौन सा चरण प्रारंभ होता है, ओव्यूलेशन के तुरंत बाद कौन सा चरण प्रारंभ होता है, सेक्रेटरी फेज प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओव्यूलेशन के तुरंत बाद सेक्रेटरी फेज प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान किस हार्मोन का स्राव होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। मेंस्ट्रुअल फेज में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्तर सबसे कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रोलिफरेटिव फेज में किस हार्मोन द्वारा मुख्य रूप से नियंत्रित होता है, किस हार्मोन द्वारा मुख्य रूप से नियंत्रित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर एस्ट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 8 का सी। 9 का देखिए, ओव्यूलेशन से पहले किस हार्मोन का स्तर सबसे अधिक होता है, ओव्यूलेशन से पहले किस हार्मोन का स्तर सबसे अधिक होता है, तो बताइए LH लुटियलाइजिंग हार्मोन, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा, ओव्यूलेशन से ठीक पहले LH का स्तर बहुत अधिक होता है जिससे अंडाणु निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मेंस्ट्रुअल फेज के किस प्रक्रिया का संकेत है, मेंस्ट्रुअल फेज गर्भाशय की परत का टूटना का संकेत है, ठीक है। ये सभी 10 क्वेश्चन 10-10-20 क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। हमने सब और भी जो बचे हुए हैं सब देख लेते हैं। तो भाई देखिए, नेक्स्ट जो चीजें हैं आपको लगा दिया गया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, गर्भ धारण करने की प्रक्रिया, ठीक है, गर्भ धारण करने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले स्टार्ट क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं लगा है, आप पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो कॉपी कलम में नोट बना लीजिएगा, ठीक है। अब ये थियरी थोड़ी बहुत है कर लेते हैं, उसके बाद हम MCQ करके ये चीज खत्म करते हैं। आपका जो मानव प्रजनन अंग है इसको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट जो अपना चैप्टर आएगा फीटस एंड प्लेसेंटा। देखिए क्वालिटी का जो इशू है भैया, क्वालिटी सेटिंग में जाकर आपको सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, कोऑर्डिनेट, ठीक है, सेटिंग ऐसी ऐसी दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे ऑप्शन आएगा 360 या 480 पे कर लेंगे तो विजुअल तरीके से दिखेगा, क्लियर, अच्छे से दिखने लगेगा। गर्भ धारण करने की प्रक्रिया में आप सभी को जानते हैं, जो आपका डिंब होता है, ठीक है, डिंब होता है, ये डिंब जो होता है और ये जो स्पर्म होता है, ठीक है, जो स्पर्म होता है शुक्राणु जिसको बोलते हैं, इसी को मिलने की प्रक्रिया को ही में ये जब स्तंभ डिंब में प्रवेश करता है
ये तभी किसी को आप बोलेंगे फर्टिलाइज हो चुका है, ठीक है। और ये सारा कुछ कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, कितने, देखिए जो भी एक बार में जो मेल मेल है वो लगभग 300 करोड़ के आसपास अपना स्पर्म जो है मेल के मोन में प्रवेश करता है, ठीक है, डिपोजिट करता है। लेकिन कुछ ही स्पर्म इसके अंदर, कुछ क्या एक ही स्पर्म इसके अंदर जाता है, प्रवेश कर पाता है, ठीक है। आधे से ज्यादा तो कमजोर होते हैं जो रास्ते में ही जाके मर जाते हैं, आधे से ज्यादा इसमें से जो 300 करोड़, लगभग 300 करोड़ के आसपास होते हैं जो एक बार में मेल डिपॉजिट करता है। उनमें से एक ही इनकम जा पाता है, ठीक है, ओवन के अंदर, अंडाणु के अंदर, वही निषेचित करता है, वही फर्टिलाइज करता है, जो शक्तिशाली है, जो अच्छा है, वही जा पाता है। तो हमको क्या क्या चीजें देखनी है इसमें, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, यहाँ पे देख लीजिए। डिंब तथा शुक्राणु के मिलने को निषेचन कहते हैं। किसको? डिंब तथा शुक्राणु को मिलने, डिंब तथा शुक्राणु को मिलने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। क्लियर? उसके बाद आगे की लाइन क्या है, आगे की लाइन देखिए। डिंब यह नए जीवन की शुरुआत का आधार है, यह नए जीवन की शुरुआत का आधार है, यह नए जीवन की शुरुआत का आधार है भैया, नया जीवन की शुरुआत का आधार है। उसके बाद देखना है ओव्यूलेशन के बाद, ओव्यूलेशन के बाद डिंब अंडकोश से बाहर निकलता है, ओव्यूलेशन के बाद डिंब अंडकोश से बाहर निकलता है, याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है तीसरी लाइन, तीसरा पॉइंट जो है, यह प्रक्रिया अगली महामारी आने से लगभग 14 दिन पहले होती है, यह प्रक्रिया अगली महामारी के आने से लगभग 14 दिन पहले होता है। कोई लोग बोलते हैं कि जैसे किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, 36 दिन का होता है, ठीक है, तो उनमें ओव्यूलेशन की प्रक्रिया कब होगी, तो यही 36 में -14 कर देंगे, ठीक है, यही 36 में -14 कर देंगे, तो वही चीजें निकल के आएंगी। जैसे ये 36 है, इसमें 14 करेंगे, फिर ये 2 हो गया, और ये 3 से किया 22 दिन में, ठीक है, फिर इनमें 22 दिन में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होगी। तो आगे आगे देखिए, आगे देखिए, यह प्रक्रिया अगली महामारी से लगभग 14 दिन पहले होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट जो चीजें हैं भैया, डिम्ब के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए, लगा दिया गया होगा डिम्ब, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डिम्ब का आकार, डिम्ब का आकार कितना होता है, कभी कोई पूछ लेता है डिम्ब का साइज कितना होता है, तो आपको बताना है डिम्ब का साइज 0.15 होता है, ठीक है, 0.15 mm, 0.15 होता है, ठीक है, 0.15 mm में होता है। क्लियर? 0.15 mm में होता है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको लिखा दिया है, इसको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। अब देखिए, इस समय एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से फ्लेवियन ट्यूब की फिम्बरी, ठीक है, मैंने आपको बताया था फिम्बरी क्या होता है, उंगली नुमा संरचना होती है, उंगली नुमा संरचना होती है, जो ओवम को पकड़ता है, सहारा देता है, और उसको फ्लेवियन ट्यूब में धकेलता है, ठीक है, के प्रभाव से फ्लेवियन ट्यूब की मेम्ब्री के द्वारा अंडकोश को घेर लिया जाता है, तथा इसकी अंगुलियों की जैसी संरचना होती है, अंडे को पकड़कर बच्चेदानी में धकेल देती है। तीसरे पॉइंट पे है अंडे में खुद चलने की ताकत नहीं होती है, ठीक है, अंडे में खुद चलने की ताकत नहीं होती है। जो मेल मेल का ओवम, फीमेल का ओवम होता है, ठीक है, इनमें ताकत नहीं होती चलने की, लेकिन जो मेल का स्पर्म रहता है इसमें चलने की ताकत रहती है, ठीक है। चौथे पॉइंट में देखना है ट्यूब में उपस्थित सीरिया पेरिस्टालिक गतियों द्वारा अंडे को बच्चेदानी की ओर ले जाया जाता है, ठीक है। स्त्री की ओवरी में प्रत्येक महीने में से एक ही डिंब परिपक्व होकर बाहर निकलता है। इसके विपरीत पुरुष तथा स्त्री के आपसी संबंध द्वारा लगभग 300 करोड़ तक शुक्राणु स्त्री की यौन में प्रवेश करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। देखिए, शुक्राणु लगा दिया गया है, शुक्राणु के बारे में देख लीजिए, शुक्राणु का साइज कितना होता है, शुक्राणु के बारे में देख लीजिए, शुक्राणु लगा दिया गया है। स्पर्म का साइज कितना होता है, प्रश्न बनता है तो 0.05 mm होता है, कितना होता है, 0.05 mm होता है, ठीक है, इतना ही साइज का होता है स्पर्म, 0.05 mm का होता है स्पर्म। क्लियर?
और यह अपनी पूंछ की मदद से चल सकता है। कुछ शुक्राणु मार्ग में मर जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, परंतु कुछ शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब के ओर चले जाते हैं। शुक्राणु के सिर पर एक एंजाइम होता है, ठीक है, इसके हेड पे एक एंजाइम होता है, स्पर्म के हेड पे एक एंजाइम होता है जो अंडे की दीवार को तोड़ने में सक्षम होता है, ठीक है। देखिए ये पूरा जो स्पर्म रहता है इसका कंट्रोल न्यूक्लियस में ही रहता है, नाभिक में ही रहता है पूरा कंट्रोल, ठीक है। अगर इसका पूरा हेड, ये टेल, ये सब चीज ना जाए, केवल यही चीज इसका जो ये चीज ही चला जाए, इसका जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, यही चीज चला जाए, तो ये भी ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो तोड़ने में मदद करता है, सक्षम करता है, ठीक है। इस पे एक एंजाइम पाया जाता है जो ओवम की दीवार को तोड़ने में मदद करता है। केवल एक ही शुक्राणु अंडे में दाखिल होता है। दोनों के केंद्रक में न्यूक्लियस आपस में लगभग 12 से 24 घंटे में मिल जाते हैं। यह मिलन ट्यूब के चौड़े भाग एम्पुला में होता है, ठीक है। अब कभी कोई पूछ लेता है, जो आपका फेलोपियन ट्यूब है ना, फेलोपियन ट्यूब जो आपने देखा हुआ फेलोपियन ट्यूब होता है, जो फेलोपियन ट्यूब रहती है, ठीक है, जो फेलोपियन ट्यूब रहती है, जो फेलोपियन ट्यूब रहती है ना, यहाँ पे आपका उंगली नुमा संरचना दिखाई देगा, उंगली नुमा संरचना दिखाएगा, यहाँ पे ये रहता है वो पकड़े रहता है। तो ये जो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब का नीचे पूछ देगा, ये दोनों स्पर्म और ओवम, ठीक है, स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम, स्पर्म और ओवम कहाँ पे मैक्सिमम इनका कहाँ पे फर्टिलाइज होने का चांस रहता है, तो उसका भाग फेलोपियन ट्यूब में कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में कहाँ पे ये निषेचित होते हैं, तो आपको बताना होगा कहाँ पे होते हैं भैया। ध्यान रख पूछता है, एम्पुला में होता है। कहाँ पे होता है? एम्पुला में, ठीक है। जैसे वहां पे दिखाई दे रहा है आपको, एम्पुला में होता है। और ये 12 से 24 घंटे में मिल जाते हैं, ठीक है, 12 से 24 घंटे में मिल जाते हैं। डिम्ब की उम्र लगभग 24 घंटे होती है। अगर इस दौरान इन दोनों का मिलन ना होता तो डिम्ब मर जाएगा और निषेचन की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी, ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। क्लियर? अब हम एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, आप उसको एक बार देख लें और इसका नोट डाउन करते चले, ठीक है। देखिए पहला एमसीक्यू आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, पहला एमसीक्यू लगा दिया गया है, ठीक है। खुद पहले ट्राई करिए, सॉल्व करिए आप, वीडियो को रोक कर या पढ़ कर, ठीक है। उसके बाद हम इसका देखिए आंसर भी बताएंगे और जो सॉल्यूशन हो सकता है सॉल्यूशन भी आपको आगे दिखाएंगे, ठीक है। पहला एमसीक्यू है, एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से अंडाणु का निषेध होता है। एस्ट्रोजन किस प्रभाव से अंडाणु का निषेध होता है? ऑप्शन आप देखें एबीसी बताइए। तो पहला क्या आ जाएगा? अंडाणु को गर्भाशय की दीवार पर चिपकाने में, और दूसरा ऑप्शन है अंडाणु को फेलोपियन ट्यूब में पहुंचाने में, तीसरा ऑप्शन है शुक्राणु को अंडाणु से मिलने में सहायता करने में, और चौथा ऑप्शन है अंडाणु को विभाजित करने में। तो बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन हार्मोन के किस प्रभाव से अंडाणु का निषेचन होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से अंडाणु का निषेचन किस प्रभाव से होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन के किस प्रभाव से अंडाणु का निषेचन होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, उत्तर बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर पहले का बी हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन भी लगा दिया गया है, देख सकते हैं क्या करके है। एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय से शुक्राणु को छोड़ने और उसे फेलोपियन ट्यूब में पहुंचाने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त यह अंडाशय और अंडाणु के आपस की कोशिकाओं की गतिविधियों को भी उत्तेजित करता है, जो अंडाणु के प्रवाह और निषेचन के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर सेकंड देखिए, प्रश्न नंबर सेकंड लगा दिया गया है। प्रश्न नंबर सेकंड है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कब और कहाँ होता है? अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कब और कहाँ होता है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन कहाँ पे होता है, ओवम और स्पर्म का मिलन कहाँ पे होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। गर्भाशय के केंद्र पर, अंडाशय में, फेलोपियन ट्यूब के चौड़े हिस्से एम्पुला में, ठीक है, या फिर डी गर्भाशय के ग्रीवा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फेलोपियन ट्यूब के चौड़े हिस्से एम्पुला में, ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका व्याख्या भी लगा दिए हैं आप,
इसको पढ़ लीजिएगा एक बार व्याख्या को, या तो हो सके तो नोट्स बनाते चलिएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है, अंडाणु किस समय अवधि के भीतर निषेचित होता है। प्रश्न नंबर 3 है, अंडाणु किस समय अवधि के अंदर निषेचित होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 से 24 घंटे, मैंने आपको बता रखा है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 पूछा है, फिम्ब्रिया किस भूमिका में सहायक होता है। फिम्ब्रिया किस भूमिका में सहायक होती है। फिम्ब्रिया किस भूमिका में सहायक होती है। तो यह भैया को अंडाणु और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने में मदद करता है। उंगली नुमा इसकी संरचना होती है, ठीक है, उंगली नुमा संरचना होती है। ऐसे ऐसे गप से पकड़ेगा, उसको अंदर खींच के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में पहुंचा देगा। ऐसे पकड़ेगा, एम्पुला में पहुंचा देगा, ठीक है। याद करना है आपको, भूलना नहीं है। व्याख्या आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक स्वस्थ महिला के अंडाशय में एक दिन में लगभग कितने अंडाणु निकलते हैं। एक स्वस्थ महिला के अंडाशय में एक दिन में लगभग कितने अंडाणु निकलते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप बना भी लेंगे। एक ही मैंने आपको बता दिया है, एक ही निकलता है। प्रश्न नंबर 5 हो गया आपका, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक अंडाणु का आकार क्या होता है, ठीक है। 0.15 mm आपको बता ही दिए हैं, इसका व्याख्या भी लग गया है साइड में। प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 देखिए, जब अंडाणु, ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखिए, जब अंडाणु का निषेचन नहीं मिलता है तो उसका क्या होता है, बताइए। जब अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता है, जब ओवम निषेचित नहीं हो पाता है, फर्टिलाइज नहीं होता है, तो 24 घंटे के भीतर नष्ट हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, ग्राफियन फॉलिकल का क्या कार्य होता है। ग्राफियन फॉलिकल का कार्य क्या होता है। ग्राफियन फॉलिकल का कार्य क्या होता है। ग्राफियन फॉलिकल का कार्य क्या होता है, आपको बताना है भैया। यह अंडाणु को मुक्त करता है। ग्राफियन फॉलिकल यह अंडाणु को मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में किस हार्मोन का सीधा प्रभाव शुक्राणु के गर्भाशय में प्रवेश पर होता है, बताइए। एस्ट्रोजन हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन इसका करेक्ट आंसर एस्ट्रोजन हो जाएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन का मुख्य कार्य गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा को पतला करना, ठीक है, जिससे शुक्राणु गर्भाशय में आसानी से प्रवेश कर सके, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 है, गर्भधान के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है, बताइए। मासिक धर्म के 14 से 18 दिन में, ठीक है। मासिक धर्म के 14 से 18 दिन, जो मासिक धर्म चलता है 1 से 5 दिन चलता है ना मासिक धर्म भैया। मासिक धर्म आपका 1 से 5 दिन का रहता है। 1 से 5 दिन का रहता है ना, 1 से 5 दिन का रहता है, तो इसके 1 से 5 दिन, यही 14 से लेकर, ठीक है, 14 से लेकर 18 दिन में ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि भैया जो एक फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसका आप डिटेल में सॉल्यूशन वहां पे लगा दिया गया, डिटेल में सॉल्यूशन दे सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 से। फिर अब देखिए, हमने फीमेल के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा मेल के बारे में भी देख लीजिए। शुक्र ग्रंथि टेस्टिस का क्या कार्य होता है, बताइए। शुक्र ग्रंथि टेस्टिस का कार्य क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्राणु का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। क्लियर। व्याख्या में देख सकते हैं, शुक्र ग्रंथिया टेस्टेट पुरुष प्रजनन तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, जो 2 प्रमुख कार्य करती हैं। पहला, शुक्राणु का निर्माण करना, ठीक है। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना हार्मोन पुरुषों में यौन विकास, मांसपेशियों की वृद्धि और प्रजनन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रत्येक टेस्टिस में 4.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर आकार का होता है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब यहाँ पे बता रखा है इन्होंने। जो 4.5 देख रहे हैं आप, 4.5 आपको दिखाई दे रहा है, इंटू 3.5, 2.5 इंटू 2.5 इंटू
3 सेंटीमीटर, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को कैलकुलेट करके आया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है एपिड का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए। शुक्राणु को परिपक्व बनाना और भंडारण करना, इसका कार्य क्या है? शुक्राणु को परिपक्व बनाना और भंडारण करना। व्याख्या में आप देख सकते हैं, एपिडिडमिस शुक्राणु के भंडारण और परिपक्वता का कार्य करता है। यह शुक्र ग्रंथि के पीछे स्थित एक लंबी नली होती है जहां से शुक्राणु गुजरते हैं और जब तक पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हो जाते तब तक वहीं रहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिए। शुक्र वाहिनी, ठीक है, शुक्र वाहिनी वास डिफेंस किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है? वास डिफरेंस किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्राणु को निषेचन स्थल तक पहुंचाना। शुक्राणु को निषेचन स्थल तक पहुंचाना। व्याख्या में आप देख सकते हैं, जो वास डिफेंस है, एक नली होती है जो शुक्राणु को एपिडिडमिस से लेकर वीर वाहिनी तक पहुंचाती है। यह शुक्राणु को बाहर निकालने के लिए तैयार करती है और उसे गर्भधान स्तर तक ले जाती है। प्रश्न नंबर 4 देखिए इसमें। ये सेमिनल वेसिकल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य क्या होता है बताइए। इसका मुख्य कार्य होता है वीर में तरल पदार्थ का स्राव जो ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 4 का सी। व्याख्या आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या कार्य होता है? ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य क्या होता है? यह एक क्षारीय तरल स्राव करता है जो वीर का हिस्सा होता है। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा प्रोस्टेट बढ़ जाता है ना, जिसका प्रोस्टेट बढ़ जाता है उसको बहुत दिक्कत होती है, पेशाब वगैरह में जलन होने लगता है, पेशाब रुक रुक के होता है, कई सारी चीजें होती है। ये मैक्सिमम जब लोग बुढ़ापे में ही ज्यादा समस्या होती है, या गर्मी के टाइम भी ये समस्या हो सकती है। अगर पानी का कम आप सेवन कर रहे हैं तो तब भी समस्याएं हो सकती है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेट बढ़ सकता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग पानी पिया करिए। काउपर की ग्रंथियां किस कार्य के लिए जिम्मेदार होती है? क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। काउपर की ग्रंथियां किस कार्य के लिए जिम्मेदार होती है? एक तरल पदार्थ का स्राव करना जो मूत्र मार्ग को चिकना करता है। ठीक है, एक्सप्लेन देख सकते हैं, व्याख्या देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए। वीर वाहिनी किससे जुड़ी होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि और मूत्र मार्ग से जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 8 पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 8 है, पुरुषों में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए। गर्भधान के लिए शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कहाँ होता है? गर्भधान के लिए शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कहाँ होता है? गर्भधान के लिए शुक्राणु, देखिए वही प्रश्न है, थोड़ा लैंग्वेज घुमा दिया है, जो पहले अभी आपको दिखा था कि कहाँ पे निषेचन होता है। ठीक है, किस जगह पे, वही पूछा है। तो फैलोपियन ट्यूब है, प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। गर्भधान के लिए शुक्राणु और अंडाणु का मिलन फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पे? तो अभी हम आपको बताए थे, फैलोपियन ट्यूब में अगर पूछ लेगा कहाँ पे, तो एम्पुला में। ठीक है, एम्पुला में। प्रश्न नंबर 10 देखिए। गर्भधान की प्रक्रिया कितने दिन पहले अंडोत्सर्जन होता है? बताइए। 14 दिन होता है। ठीक है, 14 दिन पहले। तो ये सभी प्रश्न कुल मिलाकर इस अभी आपका ये कंप्लीट हो चुका है। कौन सा? मानव प्रजनन अंग, जो ये कंप्लीट हो चुका है। मानव प्रजनन अंग आपका 2 वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं हम। क्या पहले जो फील्ड वर्कर वाले हैं भैया, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फील्ड वर्कर वाले जो भी हैं, गर्भधारण की प्रक्रिया आपके चल रही थी, गर्भधारण की प्रक्रिया, गर्भधारण की प्रक्रिया, इनमें से 3 चीजें मैंने आपको बताया था। क्या? पहला तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और दूसरा क्या पढ़ना था? फीटस एंड प्लेसेंटा, फीटस एंड प्लेसेंटा। तीसरा क्या पढ़ना है? नॉर्मल प्रेगनेंसी। ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी, जिनमें से आपका ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव प्रजनन
अंग आपका खत्म हो चुका है, मानव प्रजनन तंत्र ये खत्म हो चुका है। अब फीटस एंड प्लेसेंटा नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा। एक ही वीडियो में ये भी कंप्लीट हो जाएगा, एक वीडियो में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और एनम वाले जो भी सिस्टर हैं, ठीक है, एनम वाली जो सिस्टर हैं, आपके लिए आपके चैप्टर ही है, ये एक चैप्टर ही है, ये भी एक चैप्टर है, ये भी एक चैप्टर है। मिडवाइफरी जब आप बुक उठाएंगे तो आपका यही एक चैप्टर ही दिखाई देगा, ठीक है। जो ये मानव प्रजनन अंग है आपका एक चैप्टर ये है, ये भी फीटस एंड प्लेसेंटा भी एक चैप्टर है, और ये नॉर्मल प्रेगनेंसी भी आपका एक चैप्टर है। मतलब इस गर्भधारण की प्रक्रिया से आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें से हमने लगभग लगभग पहले वीडियो में 35 प्रश्न करवाए थे, ठीक है, और इस वीडियो में आपके हो जाएंगे कितने भैया, 20 45 लगभग 90 प्रश्न के आसपास ये बन चुका है आपका, ठीक है। 80 90 प्रश्न इस वाले से हमने करवा दिया, ये भी करना है, ठीक है। अब आपका यही फीचर है प्लेसेंटा है, इसमें भी हम थियरी देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने अपना 100% यहाँ पे देने की पूरी कोशिश किया है, और सभी प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए होंगे, जो नहीं आएंगे, सब कुछ कवर कर दिए हैं। थियरी तो कवर हो ही गया है आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप अपने दोस्तों में ये शेयर कर सकते हैं, जो भी आरआरबी फील्ड वर्कर या यूपी ट्रिपल एनएम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये जानकारी दे सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, यही इसी के नाम पे आपको 3,2400 लोग ले लेते हैं कोचिंग का, ठीक है। और देखिए, जिन लोगों को बुक चाहिए, बुक का भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, और इसका पीडीएफ जिसको चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का से भी जुड़ जाइएगा, जो पीडीएफ है वहां शेयर कर दूंगा। और जो भी है आपका बुक चाहिए, अगर फील्ड आरआरबी फील्ड वर्कर वाले लोग हैं, अगर आपको ये सारा कंटेंट कहाँ पे प्रोवाइड है, तो ये बुक हमने ही लिखा है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है, वो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।